नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज भारतीय दंड संहिता में जो पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम आपसे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि भारतीय दंड संहिता की इन्फोर्समेंट डेट क्या है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर 1860 को ये पास किया गया था और 1 जनवरी 1862 को इसे इन्फोर्स किया गया था। इन्फोर्समेंट जो डेट है वो कब हो जाएगी आपकी 1 जनवरी 1862 की है। देखिए ऑप्शन क्या कहता है आपका 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861 और 1 जनवरी 1862। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 4 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। जो इनैक्टमेंट है वो पूछा गया है कब अधिनियमित किया गया था। तो मैंने आपसे बताया कि 6 अक्टूबर 1860 को, पहला जो ऑप्शन है आपका 30 अक्टूबर 1860 को, 25 नवंबर 1860 को, 31 दिसंबर 1860 को। तो इनैक्टमेंट डेट जो है वो आपकी कब की है 6 अक्टूबर 1860 की। इन्फोर्समेंट डेट जो है वो आपकी कब की है 1 जनवरी 1862 की है। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 की इन्फोर्समेंट डेट आपसे पूछा गया है। 2018 का जो इन्फोर्समेंट डेट है वो कब से है आपकी 21 अप्रैल 2018 को ये इन्फोर्स हुआ था। 2018 का अमेंडमेंट जो है आपका। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड को ड्राफ्ट किसने किया था और उनके साथ एसोसिएट कौन हुआ था। लॉर्ड मैकाले, मुल्ला, सर एच.एस. मेन एंड फ्रेडरिक पोलक। ये बहुत ही प्रिवेलेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों को ये पता है। लॉर्ड मैकाले ने सभी लोगों का ने नाम सुना होगा इनका। जरा देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि 1860 6 अक्टूबर को ये पास की गई आपकी आईपीसी और 1 जनवरी को ये 1862 को ये इन्फोर्स की गई, लागू की गई आपकी। लेकिन इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था 1833 के चार्टर में। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए। 1833 का जो चार्टर था उसके अंतर्गत 1834 के में एक रॉयल लॉ कमीशन का गठन किया गया। रॉयल लॉ कमीशन, रॉयल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये राजा के द्वारा क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा इसका गठन किया गया था। रॉयल लॉ कमीशन कहा जाता है। यही आपका फर्स्ट लॉ कमीशन, ये प्री इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहा हूं। पहला जो लॉ कमीशन आपका एस्टैब्लिश किया गया वो 1834 में किया गया और 1834 में इस फर्स्ट लॉ कमीशन में जो चेयरमैन थे वो थॉमस बॉबिंगटन मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले, और 3 अदर मेंबर्स थे आपके। 3 मेंबर्स कौन थे, मैकलिऑड, मिलेट एंड एंडरसन। ये 4 लोगों ने मिलकर के आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज एसोसिएटेड इन अ ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पैनल कोड, तो कौन है, टीबी मैकाले। कौन थे, थॉमस बॉबिंगटन मैकाले। इन्हें याद रखिएगा, ये चेयरपर्सन थे किसके, फर्स्ट लॉ कमीशन के, जो प्री इंडिपेंडेंस के पहले गठित किया गया था। इसे रॉयल लॉ कमीशन भी कहा जाता है, फर्स्ट रॉयल लॉ कमीशन। क्यों, क्योंकि इसे क्राउन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। किस चार्टर के अंतर्गत लाया गया था, 1833 के चार्टर के अंतर्गत। कब इसका गठन किया गया था, 1834 में। 1834 में इसे क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगेन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पैनल कोड। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पांचवे का यहां पे कौन हो जाएगा, थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन पैनल कोड। अब क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे, अब आपका आंसर आना चाहिए सही। तो 6 का कौन सा हो जाएगा, थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। सातवां क्वेश्चन जो है कहता है कि भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था। सेम क्वेश्चंस जो डिफरेंट कमीशंस के द्वारा आपसे पूछे गए हैं, थोड़ा सा घुमा करके, भारत के दूसरे विधि आयोग के द्वारा, भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा यानी फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन या थर्ड लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। तो कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, बोलो भैया। तो आयोग कौन सा था आपका, आयोग कौन सा था, फर्स्ट लॉ कमीशन था, पहले विधि आयोग के द्वारा या दूसरे विधि आयोग के द्वारा या लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लॉ कमीशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिकॉज द थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले वाज नॉट द अलोन पर्सन हु हैज ड्राफ्टेड द इंडियन पैनल कोड। उन्होंने अकेले नहीं करा था, बोलो। तो यहां पे सिर्फ अकेले एक का नाम दिया हुआ है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा, ठीक है ना, जो प्री इंडिपेंडेंस के पहले आपका गठित हुआ था। बोलो बेटा। चलिए, अब भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया गया था, वो देखिए आपके फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा आया था आपका। दूसरा, अपराध। अब ऑफेंस के बारे में कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। यहां पे अपराध एक ऐसा दोष है, ऑफेंस एक ऐसा दोष है, क्या है, जिसके अनुशास्त्रीय दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा था, क्या कहता है, ऑफेंस इज अ wrongs whose sanction is a penal which can not be remissible to any private persons. If it is a remissible, it can be remissible by the crown। ठीक है, किसी भी प्राइवेट पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा उसे क्षम्य नहीं किया जा सकता है। यदि उसे क्षम्य किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है, सिर्फ क्राउन के द्वारा किया जा सकता है। तो मैं इसे अल्फाबेट से सेट कराता हूं। ये क्राउन जो है, यहां पे क्राउन जो है, या के आता है, रैंक जो आ रहा है वो क्या आता है, के आता है, वर्ड क्या आ जाएगा आपका, केनी। ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है, केनी की डेफिनेशन है। पहली बात तो समझ लीजिए, उन्होंने क्या कहा, ऑफेंस क्या है, एक रॉन्ग है, जिसकी अनुशास्ती जो सैंक्शन है वो क्या है आपका, पेनल है, दांडिक है, और जो किसी के द्वारा रिमिसिबल नहीं है, क्षम्य नहीं है। यदि वो किसी के द्वारा यदि रिमिसिबल है तो किसके द्वारा रिमिसिबल है, सिर्फ क्राउन के द्वारा है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो इंडियन कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपसे बताता हूं, सेक्शन 320 320 सीआरपीसी, यदि आप देखोगे तो 320 सीआरपीसी में कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बात किया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जिसमें विक्टिम जो है वो एक्यूज को क्या कर सकता है, एक्यूज को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। बोलो भाई, कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंतर्गत एक्यूज और विक्टिम क्या कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो 320 में दो क्लॉज आपकी बताई गई है, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में क्या है, विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट है, विदाउट परमिशन ऑफ, बोलो बेटा, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, और यहां पे क्या है, विद परमिशन ऑफ कोर्ट। यहां ऐसे अपराध दिए गए हैं जहां पे कोर्ट की अनुमति के बिना क्या किया जा सकता है, उस अपराध को क्षमा किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। और क्लास 2 में बता दिया गया है कि उन में कोर्ट की परमिशन से उसे क्षमा किया जा सकता है। और आप देखिए 320 जो है उसका क्लास 8 जो है वो कहता है कि यदि ऐसी स्थिति में उसे क्या कर दिया गया है, क्षमा कर दिया गया है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, इनोसेंट माना जाएगा, वो निर्दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन भी उसे क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यहां पे केनी की डेफिनेशन क्या हो गई, गलत हो गई, पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, क्राउन ही माफ कर सकता है। तो ये जरा आप बताइए कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं जहां पे किंग या क्वीन नहीं है, वहां पे क्राउन कहां से आएगा, बोलो। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रियों के लिए डेफिनेशन भी क्या हो गई, फेल कर गई। तो इंडिया कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, इलेक्टेड है। हमारे यहाँ क्या है, रिपब्लिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटिकल नहीं है, इलेक्टेड होता है, रिपब्लिक है। तो ये डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो गई।
हमारे यहाँ पार्डनिंग पावर है, लेकिन किसको है? क्राउन को नहीं है। हमारे यहाँ किसको है? वो प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को है। कहां पे? आर्टिकल जब आप 72 पढ़ते हो तो प्रेसिडेंट को दिया है, 161 के अंतर्गत किसको दिया गया है? गवर्नर को। लेकिन ये क्या है? ये किंग नहीं है, हेरेडिटिकल व्यवस्था से नहीं चलते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कौन है? 9वां देते हैं। तो वो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केनी। अब आइए जरा, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल है, दोनों ही होता है। अब आप ये बताइए क्या कहता है? ऑफेंस क्या है? एक एक्ट है विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, जो कि लॉ के द्वारा क्या है? प्रोहिबिटेड है। एंड दिस इज रिवोल्टिंग द मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि क्या है? मोरल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है, सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। बोलो बेटा। तो आप ये बताइए आज की डेट में, ये पहली बात तो यहां पे स्टीफन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसकी है? स्टीफन इसे डिफाइन करते हैं। और यहां पे इन्होंने ऑफेंस को जो डिफाइन करने का प्रयास किया, उसको जो बेसिस बनाया इन्होंने स्टीफन महोदय ने, और स्टीफन का नाम आप लोगों ने खूब सुना है। बोलो बेटा। स्टीफन महोदय जो है, इन्होंने ऑफेंस को जो डिफाइन करने का प्रयास किया, वो क्या प्रयास किया? किसको बेसिस बनाया इन्होंने? मोरालिटी को। किसको? मोरालिटी को। अब मोरालिटी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है यार। ये जो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जो कि किसके आधार पर? समय के आधार पर, प्लेस के आधार पर ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और इन्होंने इसको मोरालिटी का स्टैंडर्ड बना दिया ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए। मेरी बात आप समझ पा रहे? और इन्होंने कहा कि जो समाज के मोरालिटी के अगेंस्ट होगा वो बात ऑफेंस होगी। अब ये डेफिनेशन भी जो है वो पूरी तरीके से अपराध को परिभाषित करने में सफल नहीं हो पाई। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब आप बताइए, एक जो स्विमर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल गेन किए हुए। ये माइकल फिलिप्स है, मान लो। ओलंपिक में एक ही बार में 8 गोल्ड मेडल ले आते हैं। इंडिया वाले 4 गोल्ड मेडल में पूरी सेना लेकर के चले आते हैं अपनी, ठीक है। ये अकेला इंडिविजुअल 8 गोल्ड मेडल्स लेकर के आया हुआ है संगम स्नान करने के लिए, बोलो। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो डूब रहा है, और यहीं पे खड़ा होकर के ये जो है उसे नहीं बचाता है। आप ये बताइए, ये सोसाइटी के मोरालिटी के अगेंस्ट है कि नहीं है? इतना अच्छा तैराक जो है उस बच्चे को डूबते हुए नहीं बचाया। ये क्या है? ये मोरालिटी के अगेंस्ट है, बट दिस इज नॉट नॉन ऑफेंस। ये ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ने इसके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी इंपोज नहीं की थी उसे प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। मोरालिटी के अगेंस्ट है। इसी तरीके से देखिए, आप बहुत बड़े आदमी, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए, और आपके यहाँ कोई वेगर्स आता है और वो आपसे खाना मांगता है और आप खाना नहीं देते हो, और स्टार्वेशन की वजह से रात में जा रहा, भूख ज्यादा हुआ, पेट में क्रैम्पिंग हुई, दर्द हुआ, मर गया। क्या आपने कोई अपराध किया? नहीं, लेकिन आपने नैतिकता के विरुद्ध काम किया हुआ है। आपके घर में 10 लोगों का खाना फेंका जा रहा है, लेकिन आपने एक आदमी को खाना नहीं खिलाया। आप क्या है? मोरालिटी के अगेंस्ट आपने काम किया हुआ है। तो क्या ये बात अपराध हो गई? आंसर इज नो। देयर इज नो एनी ऑफेंस हियर। यहां पे कोई ऑफेंस नहीं हुआ। इसी तरीके से आपके पास आया है, ठंडी का मौसम आ रहा है और आपसे गर्म कपड़ा मांगता है, ठीक है, सर कोई पुराना स्वेटर दे दीजिए। आपने नहीं दिया और ठंड के मारे उसकी मौत हो गई। क्या आपने अपराध किया है? क्या नहीं। ये मोरालिटी के अगेंस्ट है। आपके पास पता नहीं कितने गर्म कपड़े आप फेंक देते हो कूड़े में, लेकिन आपने नहीं दिया। यहां पे कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। मोरालिटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के मोरालिटी के अगेंस्ट है। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पे ऑफेंस नहीं हो रहा है। बोलो बेटा। इसी तरीके से देखिए, आज की डेट में 497 जो है वो जोसेफ साइन के केस में क्या कर दिया गया? बोलो। जोसेफ साइन के केस में क्या कर दिया गया? जोसेफ साइन के केस में इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ये एडल्ट्री आपको पता है ना? एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस अदर देन द हस्बैंड। बोलो, यहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो गया हस्बैंड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से, तो एडल्ट्री क्या कर दी गई है? डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? आपका ऑफेंस नहीं होगा। अब ये बताओ, नैतिकता के खिलाफ है या नहीं है? सोसाइटी में स्टिल इट इज अगेंस्ट द मोरालिटी, लेकिन फिर भी 497 को क्या कर दिया गया है? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब इसे ऑफेंस नहीं माना गया है। तो ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जो समाज के नैतिक मनोभाव के विपरीत है, इसके बावजूद भी वो अपराध नहीं है। इसलिए स्टीफन की ये डेफिनेशन जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में पूरी तरीके से लागू नहीं होती है। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? स्टीफन होगा। आंसर स्टीफन, जो मोरालिटी को ग्राउंड्स बनाते हैं। क्राउन को कौन ग्राउंड बना रहा है? केनी बना रहा है।
मोरालिटी को ग्राउंड्स कौन बना रहा है? ये क्लू वर्ड्स है, इन्हीं को आपको पकड़ना है। मोरालिटी के अगेंस्ट जो बात कर रहा है वो कौन है? स्टीफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन है? कहता है किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन किसका है? यहां पे देखिए कह रहा है कि किसी भी एक्ट को निषिद्ध करने या समादेशित करने, जो उसे प्रोहिबिट कर रहा है या उसे कमांड करने वाली कोई पब्लिक लॉ ने कोई बात कमांड करी है या पब्लिक लॉ ने कोई बात प्रोहिबिट किया है और उस कमांड को आप क्या करते हो? फॉलो नहीं करते हो या उस प्रोविजंस पर आप कमीशन करते हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा? ऑफेंस होगा। ये जो डेफिनेशन है वो विलियम ब्लैकस्टोन की है। किसकी है? ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन है। अब जरा देखा जाए, ये ऑफेंस को जो डिफाइन करने का प्रयास करते हैं ब्लैकस्टोन महोदय, ये जो है ब्लैकस्टोन, ये किसको बेसिस बना रहे हैं? पब्लिक लॉ को बेसिस बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? पब्लिक लॉ को बेसिस बनाते हैं। बोलो बेटा, पब्लिक लॉ को। इन्होंने कहा कि पब्लिक लॉ यदि किसी को कमांड कर रही है, क्या कर रही है? पब्लिक लॉ यदि किसी को कमांड कर रही है, कमांड यानी करने के लिए आदेशित कर रही है, या किसी को प्रोहिबिट कर रही है या निषेधित कर रही है, प्रोहिबिट, बोलो बेटा, प्रोहिबिट कर रही है, तो यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे कमांड को ओमिट किया है, क्या किया है? नहीं किया है, या ऐसे प्रोविजन पर उसे कमिट किया हुआ है, बोलो, तो उसने क्या किया हुआ है? अपराध किया हुआ है। यानी पब्लिक लॉ यदि कोई चीज कमांड कर रही है, उसे उसने क्या किया हुआ है? ओमिट कर दिया, नहीं किया है। या पब्लिक लॉ ने किसी को प्रोहिबिट किया है तो उसको उसने कमिट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा ऐसा कमीशन या ओमिशन जो हुआ है वो क्या है? ऑफेंस है। बोलो यार। लेकिन यहां पे एक गलती इनके द्वारा ये हो गई, इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया, ये डिफाइन नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए कि पब्लिक लॉ है क्या। ठीक है ना? पब्लिक लॉ को सामान्यतः जो डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, वो 3 लॉ है आपके पब्लिक लॉ इन जनरल। बोलो बेटा, पब्लिक लॉ इन जनरल 3 है। कौन कौन से हैं आपके? पहली चीज तो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। बोलो, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और तीसरा जो है वो क्रिमिनल लॉ है। कौन सा है? क्रिमिनल लॉ है। मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब यदि हम पब्लिक लॉ की बात करें तो पब्लिक लॉ में तीनों है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आ जाएगा और क्रिमिनल लॉ भी आ जाएगा। बोलो, तो आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन यदि किसी चीज को कमांड कर रहा है, उसे आप नहीं करते हो, तो क्या अपराध माना जाएगा? आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये डायरेक्शंस है, वो कमांड कर रहा है स्टेट को, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्टेट यदि उसे नहीं किया है तो क्या वो अपराध कर रहा है? आंसर इज नो। यदि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो क्राइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा पूरा का पूरा संविधान जो है वो क्या है? वो सिविल लॉज के बारे में बात कर रहा है आपके, ठीक है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात कर रहा है, क्रिमिनल लॉ के बारे में बात नहीं करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपका आर्टिकल 20 है, ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन। आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट। आर्टिकल 21 है, ठीक है, ये पर्सनल लिबर्टी को आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से 134 की बात करें तो क्रिमिनल अपील की बात करता है। यानी कुछ ही आर्टिकल्स हैं जो कि क्रिमिनल लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या एज अ होल पब्लिक लॉ का कमांड जो है वो ऑफेंस हो जाएगा? आंसर इज नो। बोलो बेटा, तो यहां पे ये फेल कर गए। ये क्या कर गए? फेल कर गए कि सारे के सारे पब्लिक लॉ का कमांड या प्रोहिबिशन यदि आप नहीं करते हो तो अपराध होगा। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या हो गया? गलत हो गया। मेरी बात आप लोग समझ पाए? लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही है आपको। तो यहां पे कौन हो जाएगा? किसी कार्य को निषिद्ध करना या समादेशित करने वाली जो लोक विधि है वो क्या है? पब्लिक लॉ। ये कौन हो जाएगा? मिस्टर ब्लैकस्टोन। ये कौन है? ब्लैकस्टोन। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि है। ये स्टेटमेंट किसका है? यह दोष विधि है। ये हेनरी मेन का स्टेटमेंट है। किसका है? दंड विधि नहीं है, ठीक है, पेनल लॉज नहीं है, बल्कि ये रॉन्ग लॉ है। ये कौन कहता है? हेनरी मेन कहते हैं। कौन कहते हैं? चलो आगे। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यह अपराध है। और ये कथन किसका है? बोलो बेटा। तो कहां ये बात कह रहा है? आपका अपकार की बात करता है। मैं आपको थोड़ी सी अंग्रेजी में भी बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एक अपकार जिसमें पैरवी जो है, ठीक है ना, इसका मतलब दिस इज अ रॉन्ग,
जिसकी पैरवी क्या कर रहा है, जिसको परस्यूट करता है, जिसको फॉलो करता है, कौन करता है? सॉवरेन, शासन, रूलर या उसके अधीनस्थ आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द सॉवरेन। सॉवरेन कर रहा है या उसके सबऑर्डिनेट व्यक्तियों के द्वारा की जा रहा है, जिसका परस्यूट किया जा रहा है, वो ऐसा अपकार है तो वो अपराध माना जाएगा। बात समझ पाए? तो जहां भी सॉवरेन वर्ड आ जाए ये मान लेना कि वो किसका है? ऑस्टिन का है। यह डेफिनेशन किसकी है? ऑस्टिन। ऑस्टिन यहां भी फेल हो गए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑफिस को जो डिफाइन करते हैं वो भी फेल हो गए। कैसे फेल हुए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे, बोलो बेटा। आइए, तो ऑस्टिन महोदय जो है वो क्या हो गए? ऑस्टिन गड़बड़ा गए हैं। कहां गड़बड़ हो गए हैं? यहां पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि ऑफेंस क्या है? रॉन्ग है। ऑफेंस क्या है? रॉन्ग है। ऑफेंस इज रॉन्ग। बोलो बेटा, ऑफेंस क्या है आपका? रॉन्ग है। ऑफेंस क्या है? रॉन्ग है। यस, रॉन्ग। ठीक है। और जिसको कौन परस्यूट करता है? परस्यूट कर रहा है कौन? सॉवरेन या सबऑर्डिनेट ऑफ द सॉवरेन। सॉवरेन कर रहा है या सबऑर्डिनेट ऑफ द सॉवरेन। तो ऐसा दोष जिसका पीछा कौन करता है? संप्रभु करता है या उसके अधीनस्थ करते हैं, तो यह माना जाएगा क्या है? वो अपराध है। और ऐसा दोष जिसका पीछा इंडिविजुअल करता है वो माना जाएगा कि अपकृत्य है, सिविल रॉन्ग है। बात समझ पाए आप? इसके आधार पर इन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया। अब आप ये बताइए, आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पे उनका पीछा सॉवरेन नहीं करता है, उन्हें परस्यूट नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर ऑफेंस। वो क्या माने जाते हैं? वो ऑफेंस माने जाते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल बताऊं, 498 498 आपका पता है, भाईगमी के बारे में बात करें। यहां पे यदि ए ने अपनी W1 से शादी किया हुआ है, 2012 में कर लिया है, और इसने दूसरी शादी 2014 में W2 से कर लिया है। बोलो बेटा, किससे कर लिया है? W2 से। तो ये क्या हो गया? इसने बाइगमी किया हुआ है, ये पनिशेबल ऑफेंस कमिट किया हुआ है। लेकिन इस मामले पर कार्यवाही तभी की जा सकती है जब इसके द्वारा क्या किया जाए? कार्यवाही पर कंप्लेंट किया जाए। बात समझ रहे हैं? यहां पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, इसे परस्यूट नहीं कर सकता है, तो क्या ये अपराध नहीं है? लेकिन इसका पीछा कौन कर रहा है? इंडिविजुअल कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडिविजुअल कर रहा है। इसी तरीके से यदि ए के द्वारा यदि बी को डिफेम किया जा रहा है, बोलो बेटा, ए के द्वारा बी को डिफेम किया जा रहा है, क्रिमिनल डिफेमेशन हो रहा है, तो क्रिमिनल डिफेमेशन में भी कौन है? इंडिविजुअल। जब तक इस बात की कंप्लेंट नहीं करेगा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही राज्य नहीं करेगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो ऐसे तमाम मामले हैं जहां पे कार्यवाही किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है? इंडिविजुअल के द्वारा इनिशिएट की जाती है, ना कि सॉवरेन या उसके सबऑर्डिनेट के द्वारा की जा रही है। तो यह भी परिभाषा जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन आपको याद रखना है स्टीफन क्या कहते हैं? जिसे सॉवरेन करता है। अब आप देखिए, आप मर्डर कर दीजिए, भले इंडिविजुअल ना है, लेकिन सॉवरेन आप की कार्रवाई शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है? रेप के ऑफेंस में भले ही एफआईआर ना हो, ऐसे मामले में स्टेट क्या हो जाता है? उसका पीछा कर लेता है, हो जाता है ना। लेकिन ऐसे इसके कुछ एक्सेप्शनल क्लॉज भी है कि जहां पे इंडिविजुअल भी क्या करता है? परस्यूट करता है, उसे इनिशिएट करता है, फिर भी वो अपराध माने जाते हैं। तो पूरी तरीके से ऑस्टिन की यह डेफिनेशन सफल नहीं है और परिभाषित नहीं कर पाई है इंडियन के कंटेक्स्ट में, राइट? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये ऑस्टिन ही है। बोलो बेटा, ऑस्टिन है। चलो, आपराधिक वृद्धि के प्रति फंक्शनल जो डेफिनेशंस लाई गई थी वो इंग्लैंड की वुल्फेनडाउन कमेटी थी, ठीक है, जो गठित की गई थी एलजीबीटी के राइट्स को लेकर के, इंग्लैंड की वुल्फेनडाउन कमेटी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगेन यहां पे कह रहा है कि अपराध जो है अनिवार्यता है एक अनैतिक कृत्य है। बोलो बेटा, अपराध जो है, अपराध अनिवार्यता है एक अनैतिक कृत्य है। तो आप ये बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऑफेंस जो है वो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरली इमोरल एक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इमोरल एक्ट है लेकिन वो ऑफेंस नहीं है। यस आर नो? यस, वो अपराध नहीं है। अब आखिर ये बताइए कि आप अपने माँ बाप का पैर नहीं छूते हो या उनकी सेवा नहीं करते हो, इमोरल है या नहीं है? अनैतिक तो है ही है ना, अनैतिक है। लेकिन क्या ये पनिशेबल है? नहीं है। अब आप कोचिंग आते समय या स्कूल जाते समय उनका पैर छू करके नहीं निकलते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, आप इमोरल है, लेकिन ये इलीगल नहीं है, अपराध नहीं है, ऑफेंस नहीं है। दूसरा क्या है? अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। यस,
ये क्या है? इलीगल एक्ट है। यानी ऑफेंस तभी होगा जब उसे किसी लॉ के द्वारा क्या कर दिया गया हो? पनिशेबल बना दिया गया हो। तीसरा, अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है ना। हर समाज विरोधी कृत्य अपने आप में अपराध नहीं हो सकता है। बोलो भाई, समाज की भागीदारी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, वहां पे आपकी भागीदारी नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या ये वो अपराध हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है, तो ऑफेंस जो है क्या एंटी रिलीजियस है? हर मामले में नहीं हो सकता है। ब्राह्मण होकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुर्गा खा रहे हैं, उनके रिलेशंस, उनके रिलीजन के क्या है? खिलाफ है। बोलो भाई, मुस्लिम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शराब को पीते हैं, जबकि शराब को पीना क्या माना गया है? वहां पे नशा को करना हराम माना गया है, ठीक है। एंटी रिलीजियस तो है ही है, लेकिन वो अपराध नहीं माना गया है और अभी अपराध नहीं बनाया गया। तो ऑफेंस की जो सबसे बेहतर डेफिनेशन है आपको पता है, वो क्या कहता है? एनी सेक्शन 2 ये आप जान लीजिए कि ऑफेंस को जो डिफाइन किया गया है वो कहां कहां पर डिफाइन किया गया है? ऑफेंस को सेक्शन 2N सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। कहां पे? सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 40 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 338 जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में डिफाइन किया गया है। यस आर नो? 97 में यहां पे डेफिनेशन, और सब जगह क्या बनाया गया है? एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन which is punishable by law, which is made punishable by law. law का मतलब टाइम बीइंग इन्फोर्स लॉ। जो टाइम बीइंग इन्फोर्स लॉ है उसके द्वारा ऐसे कार्यालोप को यदि प्रसिद्ध कर दिया गया है और उसे दंडनीय बना दिया गया है तो वो बात क्या हो जाएगी? अपराध हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? लॉ के खिलाफ यदि आपने कोई कार्य किया है तो वो बात क्या हो जाएगी? अपराध हो जाएगी। बोलो। अब आपने देखा हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये बता दिया गया है कि कोई भी कंपनी जो है अनट्रीटेड वाटर्स को रिवर्स में नहीं छोड़ सकता है। लॉ ने इसे प्रोहिबिट कर दिया है और आपने उस लॉ के खिलाफ जाकर के उस पानी को आपने अनट्रीटेड, अनप्यूरिफाइड किए हुए आप छोड़ देते हो, तो ये बात क्या हो जाएगी? ऑफेंस हो जाएगी। इसी तरीके से आईपीसी के अंतर्गत मना किया गया आप चोरी ना करिए, मर्डर ना करिए, रेप ना करिए। यदि आपने उस लॉ का वायलेशन करके ये काम कर दिया है तो ये बात क्या हो जाएगी? ऑफेंस हो जाएगी। बोलो यार। तो एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच इज पनिशेबल बाय लॉ, लॉ ने उसे पनिशेबल बना दिया गया। लॉ में उसे पनिशेबल बनाया गया है। एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत बता दिया गया है कि आप ऐसा एट्रोसिटीज नहीं करोगे। यदि आपने एट्रोसिटीज किया है तो वो बात पनिशेबल है। इसी तरीके से डाउरी की डिमांड करोगे तो वो पनिशेबल बना दिया गया है। डाउरी की डिमांड करते हो तो वो ऑफेंस होगा। तो मेनली क्या है? वो इलीगल है। आपका क्या है? इलीगल है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब। चलिए, आशय कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है। ये जो डेफिनेशन है इसे आप याद कर लीजिए। ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? आशय कार्य का लक्ष्य है, ठीक है। में टारगेट है, एम है, गोल है। आशय क्या? इंटेंशन। और हेतु यानी मोटिव जो है उसका सोर्स है। मोटिव क्या है? सोर्स है। अब आप जानते हैं मोटिव जो है वो क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट में लाइबिलिटी को फिक्स करने में इसका कोई रोल नहीं होता है। बोलो भाई, मोटिव है या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंटेंशन होना मस्ट है। मोटिव क्या होता है? मोटिव इंटेंशंस को जनरेट करता है। मोटिव क्या करता है? इंटेंशन को जनरेट करता है। मोटिव क्या है? मोटिव इज अ फीलिंग्स। मोटिव जो है वो एक फीलिंग्स है जो इंस्टिगेट करती है बार बार किसी काम को करने के लिए। ये स्टीफन महोदय कहते हैं क्या है? इट इज अ जस्ट फीलिंग, इट इज अ जस्ट इमोशंस व्हिच इंस्टिगेट द पर्सन्स टू एक्ट। किसी काम को करने के लिए बार बार उसे क्या कर रही है? इंपल्स दे रही है, स्टिमुलेट कर रही है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो अब जरा देखिए यहां पे ए जो है, समझिएगा जरा। ए ने बी को, बोलो यार, ए ने बी को क्या किया हुआ है? जान से मार दिया हुआ है, गोली से मार दिया हुआ है, जान से मार दिया है, ठीक है। ए हैज इंटेंशंस टू किल बी। ए का इंटेंशन है, क्या है? इंटेंशन है। समझिएगा वर्ड्स को। इंटेंशन किस बात का है? ए का इंटेंशन है बी को जान से मारने का। बोले यार, इंटेंशन है, लेकिन क्यों मारा? वाई? स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? क्योंकि बी ने ए के फादर को मारा था। क्या किया था? ए के फादर को मारा था। बोलो बेटा। अब जरा यहां पे देखो, ए ने बी को मार दिया है जान से। क्यों मारा है? क्योंकि बी ने ए के फादर को मारा था। बोलो यार। तो अब जरा देखिए यहां पे इसका मोटिव क्या है? बदला लेना। क्या है? रिवेंज है या नहीं है? बदला लेना इसका भावना हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी ए बी को देखता है बदले की आग उसके मन में आ जाती है। आ जा रही है? ये बार बार सोचता है कि इसे कम मौका मिले और कम मार दे। ये क्या है? ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस हैं जो कि इंटेंशन को क्या कर रही है? यानी
इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? उसका एम है, लक्ष्य है। बोलो यार, बात समझ रहे हैं आप? लक्ष्य क्या है? जान से मारना। लक्ष्य क्या है? उस रिजल्ट को ले आना जो वो चाहता है। इसीलिए स्टीफन क्या कहते हैं कि इंटेंशन कार्य का लक्ष्य है, जबकि हेतु जो है उसका क्या है? स्रोत है, सोर्स है। तो यहां पे सोर्स कहां से पैदा हुआ? ये इंटेंशन कहां से पैदा हुआ? इस रिवेंज से। बोलो यार, इस बदले की भावना से वो पैदा हो गया। बात समझ रहे हैं? और ये बार बार उसे क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। उसे खाने नहीं दे रही है, सोने नहीं दे रही, जीने नहीं दे रही है। ठीक है, कि कब उसका बदला पूरा होगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? नहीं समझ पाए आप? इंटेंशन को जो डिफाइन किया जाएगा वो कैसा होता है? इंटेंशन, इट इज जस्ट डिजायर और एक्सपेक्टेशन। इंटेंशन क्या होता है? एक डिजायर या एक्सपेक्टेशन है। क्या है इंटेंशन? एक डिजायर है या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना? जो कि अचीव करती है किस बात को? कंटेम्पलेटेड रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना? किसी भी कंटेम्पलेटेड रिजल्ट्स को प्राप्त करने की प्रत्याशा है। ठीक है, टू अचीव द कंटेम्पलेटेड रिजल्ट, यानी इंटेंशन इज द डिजायर और एक्सपेक्टेशन विच अचीव टू द कंटेम्पलेटेड रिजल्ट। जो आपने एक परिणाम को सोच लिया है। यहां पे जरा देखो, यहां कंटेम्पलेटेड रिजल्ट क्या है? कंटेम्पलेटेड रिजल्ट चाहता है, क्या चाहता है? ये चाहता है, और इससे प्राप्त करने की जो इसकी क्या है? प्रत्याशा है, जो इसकी डिजायर है, वही आपकी क्या है? इंटेंशन है। वही क्या है? इंटेंशन। और ये इंटेंशन कहां से पैदा हुआ? इसका सोर्स क्या है? ये रिवेंज। और रिवेंज क्या है? मोटिव है। रिवेंज क्या है? मोटिव है। यस और नो? मोटिव समझ में आया? तो इंटेंशन में वाई लगा दोगे तो मोटिव निकल आएगा। इंटेंशन में यदि आप वाई लगा दोगे तो क्या निकलेगा आपका? तो क्रिमिनल लॉ में मोटिव जो होता है उसकी लायबिलिटी के लिए आवश्यक नहीं होता, रेलिवेंट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत, सेक्शन 8 में ये रेलिवेंट होता है। यस, क्योंकि ये कनेक्ट करता है। क्या किसको कनेक्ट करता है? ऑफेंस और ऑफेंडर को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। क्यों ऐसा कार्य किया होगा, डी ने क्यों मारा होगा, इस बात को क्या करता है? ये रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि इसको बदला लेने की भावना है। मेरी बात आप लोग समझ पाया? लेकिन ये जो मोटिव है ये इंस्टिगेट करता है और इंटेंशन को पैदा करता है। यस और नो? तो ये डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा। ये डेफिनेशन किसकी है? ऑस्टिन महोदय ये कहते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। एक बार देखिएगा, सारा का सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा आपका। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। बहुत ही सिंपल है आपका। क्या कह रहा है? अपराध की परिभाषा से ना संहिता के नाम से बात कर रहा है। इंडियन पैनल कोड यानी कोड है, और उसके ऑपरेशन, एक्सटेंट ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये मार्जिनल हेड है जिसे आपको देख लेना है। संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार के बारे में बात करता है। अब आप ये जानते हो कि भारतीय दंड संहिता जो है 2019, 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रही थी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास किया गया, जिसे लागू किया गया कब? आपका 31 अक्टूबर 2019 को, और वहीं से भारतीय दंड संहिता को जम्मू कश्मीर पर भी क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। बोलो भाई। तो 2019 31 अक्टूबर यूनिटी फॉर द रन, ठीक है, आयरन मैन ऑफ द इंडिया की वर्थ एनिवर्सरी पर इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कहां लागू कर दिया? जम्मू कश्मीर में। इसके पहले क्या चलती थी वहां पे? रणवीर पेनल कोड चलता था, आरपीसी चलती थी। कहां पे? और ये देखो 1860 की एक्ट है, ये पाकिस्तान में भी चलती थी। इसको पाकिस्तान पब्लिक जो है पेनल कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पे इंडियन पेनल कोड है, वहां पे पाकिस्तान पेनल कोड है, पीपीसी बोला जाता है उसको। बात समझ रहे हैं आप? और उनके यहां भी ऑलमोस्ट सेक्शन वही है जो हमारे इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस है। कुछ अमेंडमेंट उन्होंने कर रखे हुए हैं। तो पीपीसी उनके यहाँ है, आरपीसी जम्मू कश्मीर में चलती थी, रणवीर पेनल कोड, और इंडिया में क्या चलती थी? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप जरा। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य है उसका मानव नारी से है और जिसकी आयु है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ साइकोलॉजी की तरह ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है कोई ऐसी पेडोलॉजी यूज नहीं करते हैं। कौन सा? कि ये एडोलसेंस है, ये एडल्ट है, ये बोल्ड है, ठीक है, ये यंग है, ऐसा कोई वर्ड्स यूज नहीं होता है। तो महिलाओं के बारे में या पुरुषों के बारे में किसी भी आयु का, यानी पहली सांस ले लिया है और अंतिम सांस के बीच का, यदि वो मेल है तो मेल माना जाएगा और फीमेल है तो फीमेल मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी आयु की है वो। क्या हो जाएगी? किसी भी आयु की है। इज इट क्लियर? अगला देखिए आप। ठीक है, और फिर देखिए जरा, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह शब्दावली
में सम्मिलित होते हैं। अब आप ये समझ रहे हैं जेंडर में ही इंक्लूड सी, जो बात ही कर सकता है वो बात सी भी कर सकता है, और जो बात सी कर सकता है वो बात ही कर सकता है। तो जहां पे ही हु एवर वर्ड यूज हुआ है तो वहां पे इंक्लूड है सी हु एवर। बात समझ पाया? इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि जहां पे ही लिखा हुआ है ही में मेल ही आएगा। बात समझ रहे हैं? जहां पे ही है वो सी भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? बहुत एग्जॉस्टिव है, और ये आपके यहां डिफाइन कर दिया, ही इंक्लूड सी और सी इंक्लूड ही, जहां पे भी ये बात लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये पुरुष या नारी दोनों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पुरुष और नारी दोनों से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो भैया, तो अब यहां पे क्वेश्चन है, कौन सा अपराध के आवश्यक तत्व है? ऑफेंस के आवश्यक तत्व के बारे में बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना। पहली चीज मानव प्राणी, पर्सन होना चाहिए। दूसरा मेंस रिया होनी चाहिए। तीसरा एक्टस रियस होना चाहिए। चौथा मोटिव होना चाहिए। अब ये जान लीजिए, मोटिव मैंने आपको बता दिया, इट इज अ रेलेवेंट अंडर द सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रेलेवेंट तो है, लेकिन इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्राइम। ये क्राइम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसे समझिए जरा। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि आपके यहां एक लैटिन मैगजीन है, एक्टस नॉन फैसिट रियम, एक्टस नॉन फैसिट रियम, बोलो बेटा, एक्टस नॉन फैसिट रियम नेसी मेंसिटरिया, मेंसिटरिया, ठीक है ना। ये आपकी एक लैटिन मैगजीन है जो कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा इजाद किया गया था। किसके द्वारा लाया गया है? कॉमन लॉ कोर्ट। ये कॉमन लॉ कोर्ट आप समझते हैं क्या होता है? कॉमन लॉ कोर्ट, बोलो यार। आपके यहां पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो 4 तरीके के लीगल सिस्टम आपके यहां है। पहला कौन सा है? कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है। दूसरा कौन सा है? कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम है। तीसरा कौन है आपका? तीसरा जो है, पहला कौन सा है? कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। दूसरा कौन है आपका? कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम है। फिर जो मार्क्सिस्ट पर बेस्ड है आपका, किस पर है आपका? मार्क्सिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है आपका। और चौथा जो है आपका वो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है। कौन सा है? तो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम जो है ये डेवलप हुआ है किसके द्वारा? कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट के द्वारा, कस्टमरी लॉज के से डेवलप हुआ है आपका, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो सिस्टम डेवलप हुआ वो किसके द्वारा हुआ? कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के द्वारा डेवलप हुआ था, ठीक है। जस्टिस कोक के द्वारा पहली बार इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था ट्रीजन के मामले में। This was manifested in the first time by the Justice Coke in a case of treason. ये किस मामले में लागू किया गया था? ट्रीजन के मामले पे। लेकिन फाउलर वर्सेस पैजेट की केस में इसे एप्लीकेबल किया गया था। किस केस में किया गया था? फाउलर वर्सेस पैजेट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और पहली केस है जहां पे इसे लागू किया गया था। तो कौन सी केस है? फाउलर वर्सेस पैजेट, PADGET है, पैजेट्स, फाउलर वर्सेस पैजेट्स, लॉर्ड केरियन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड केरियन के द्वारा किया गया था फाउलर वर्सेस पैजेट की केस में, ठीक है। पहली बार इसे उद्धृत कौन किया था? पहली बार इसे जो है बोला कौन था? जस्टिस कोक ने, ट्रीजन के मामले में। और पहली बार इसे एप्लीकेबल किया गया था किस केस में? फाउलर वर्सेस पैजेट की केस में, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब यहां पे आपने देखा कि यहां पे दो बातें इंक्लूड है, इस मैगजीन में दो बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? यहां पे जो मैंने आपको बताया, यहां पे दो चीजें हैं। एक तो क्या है आपका? एक्टस रियस है। कौन सा है बेटा? एक्टस रियस है। और दूसरा एलिमेंट आपका कौन सा है? मेंस रिया है। दूसरा कौन सा है? मेंस रिया है। बात समझ रहे हैं आप? एक्टस रियस और मेंस रिया, राइट। यहां पे एक्टस रियस जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? एक्टस रियस जो है ये फिजिकल एक्ट है। क्या है? फिजिकल फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है, समझ रहे हैं आप। और मेंस रिया जो है आपका कैसा फैक्ट है? मेंटल फैक्ट है। कैसा है? मेंटल फैक्ट है। और मेंटल फैक्ट को आपने पढ़ा हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में दो तरीके के फैक्ट की बात होती है। पहला फैक्ट जो है वो मेंटल फैक्ट है और दूसरा कौन सा है आपका? फिजिकल फैक्ट है। मेंटल फैक्ट को साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहा जाता है, इनर फैक्ट भी होता है, सब्जेक्टिव फैक्ट्स भी होता है, और जिसके बारे में आप खुद अवेयर होते हो, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होती है, ठीक है ना। और फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? जिसको आप अपनी 5 सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हो। थिंग्स आर स्टेट ऑफ थिंग्स, बोलो यार। कोई भी ऐसी वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसका भान किसी व्यक्ति को होता है वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल फैक्ट कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे एक्टस रियस जो है वो क्या है? फिजिकल फैक्ट है। मेंस रिया क्या है आपका? मेंटल फैक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जिसके बारे में सिर्फ आप ही अवेयर हो। आपको कितना ज्ञान है ये आप ही जानते हैं भाई साहब। जब तक आप इस बात को बोल नहीं दोगे तब तक कोई जान नहीं पाएगा। आप लॉ की तैयारी करते हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, LLB कर रहे हो, ये
ट्रेन में बैठे और सामने वाला जान सकता है क्या? नो। इसके बारे में कौन अवेयर है? आप ही है। ये कैसा फैक्ट है? नॉलेज कैसा फैक्ट है? सब्जेक्टिव फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? ये मेंटल फैक्ट है। ये आप ही जानोगे। जब तक इस बात को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे आप क्या है। बोलो। कोई सामने जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, कोई सामने डकैत बैठा हुआ है, कोई चोर बैठा हुआ है, आप जान पाओगे क्या? नहीं। ये कैसा फैक्ट है? सब्जेक्टिव फैक्ट है। तो सब्जेक्टिव फैक्ट यानी मेंटल फैक्ट, जब इसे बाय वर्ड्स और कंडक्ट इसे एक्सप्रेस कर दिया जाता है तब ये क्या हो जाता है? फिजिकल फैक्ट हो जाता है और उसी के द्वारा इसे जाना जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मेंस रिया कैसा है? मेंस रिया कैसा फैक्ट है? मेंटल फैक्ट। एक्टस रियस आपका कैसा है? फिजिकल फैक्ट है। बात समझ पाए आप? तो ये दो आवश्यक तत्व है किसी भी अपराध के लिए। किसके लिए? किसी भी ऑफेंस के लिए क्या है आपका? O इज इक्वल टू, यदि देखो तो क्या होना चाहिए? AR यानी एक्टस रियस, और क्या होना चाहिए? मेंस रिया। ये दोनों कॉर्डिनल एलिमेंट हैं। बात समझ रहे हैं आप? ये दोनों क्या है आपके? कॉर्डिनल एलिमेंट है। इनके बिना अपराध घटित नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अपराध घटित नहीं हो सकता है। और यहां पे ये समझ लीजिए कि दोनों को एट द सेम टाइम होना जरूरी है। दोनों को एट द सेम टाइम होना जरूरी है। मैं यदि टाइम लाइन बनाऊं तो अब जरा देखिए, ये क्या है आपका? एक्टस रियस इस समय है टाइम लाइन पर, एक्टस रियस, और यहां पे मेंस रिया यदि एब्सेंट है, क्या है? मेंस रिया एब्सेंट है। बोलो बेटा। एक बात। दूसरी बात, यहां पे एक्टस रियस है और यहां पे क्या है? मेंस रिया। दोनों प्रेजेंट है एट द सेम टाइम। और यहां पे क्या है आपका? AR है। बोलो। और यहां पे क्या है? यमार है। तो यमार तो प्रेजेंट है लेकिन AR क्या है? एब्सेंट है। क्लियर हुआ? यहां पे ऑफेंस नहीं होगा, यहां पे भी ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस कहां होगा? एट द सेम टाइम जब एक्टस रियस और मेंस रिया प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? व्हेन दे कोइंसाइड टुगेदर, व्हेन दे कोइंसाइड टुगेदर, तभी ऑफेंस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्टस रियस थी, मेंस रिया एब्सेंट है, अपराध नहीं हो सकता है। यहां पे क्या है? मेंस रिया है, एक्टस रियस नहीं है, अपराध नहीं हो सकता है। एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों यदि होगा तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पढ़ेंगे हम लोग। कहां पे पढ़ेंगे? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पे सिर्फ आपने क्या कर दिया है? एक्टस रियस कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अपराध हो जाएगा। मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि मेंस रिया आपके पास है। मैं इसे कभी डिटेल में पढ़ूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पे किसी भी ऑफेंस में 4 एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। कितने एलिमेंट्स होना जरूरी है? ऑफेंस के लिए क्या होना चाहिए? 4 चीजें। पहली चीज क्या है? पहला पर्सन है। क्या होना चाहिए? पर्सन। दूसरा क्या होना चाहिए? एक्टस रियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टस रियस होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए आपका? मेंस रिया होना चाहिए, यमार होना चाहिए। और तीसरा, चौथा क्या होना चाहिए? इंजरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंजरी होनी चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स किसी भी ऑफेंस के लिए क्या है? आवश्यक है। इसमें जो चौथा एलिमेंट इंजरी है वो आवश्यक नहीं है कि हर मामले में हो ही, फिर भी वो अपराध मान लिया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, लेकिन ये आवश्यक भाग माना जाता है, लेकिन ये अपरिहार्य नहीं है, इनएविटेबल नहीं है। तो पहली चीज क्या होना चाहिए? पर्सन। और पर्सन जो शब्द आया हुआ है वो कहां पे आया है? सेक्शन 11 में आया हुआ है। और यहां पे नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों है। कौन है? डील करेंगे कभी जो है इनको, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। लीगल पर्सन में कौन है? कोई कंपनी है, कोई एसोसिएशन है, कोई फर्म है, कोई बॉडी ऑफ पर्संस है, वो भी अपराध कर सकते हैं। नेचुरल पर्सन आप जान रहे हो, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। दूसरा क्या है? एक्टस रियस। दूसरा क्या है आपका? एक्टस रियस। फिर उसके बाद क्या है? मेंस रिया यानी दुराशय। और फिर क्या है? इंजरी। बोलो बेटा। तो यहां पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि कौन से एलिमेंट आवश्यक है? तो पर्सन वर्ड है पहला। दूसरा क्या है? एक्टस रियस यानी कृत्य है। और फिर क्या है आपका? मेंस रिया यानी दुराशय है। यहां पे एक चीज एब्सेंट है, वो क्या है? मोटिव नहीं है, हेतु नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं कि क्रिमिनल लायबिलिटी में मोटिव का कोई रोल नहीं है। यहां पे बोलो यार, क्रिमिनल लॉ में इनका कोई रोल नहीं होता है, यद्यपि रेलिवेंट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन लायबिलिटी को फिक्स करने में इनके आधार पर कोई काम नहीं हो सकता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 2 3 कहीं पे है? 1 2 3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जरा देखो, फिर यहां पे अगला, यदि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसिमेंसिट रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है। अभी अभी मैंने बताया, लिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? मेंस रिया अपराध का एक अनिवार्य तथ्य है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। वेरी गुड, बोलो बेटा। और दूसरा क्या कह रहा है
कि भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मेंस से है। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मेंस का होना अनिवार्य है। एक्टस रियस अपराध को गठन करने के लिए हमेशा एक आवश्यक नहीं होता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि ऑफेंस का कॉर्डिनल प्रिंसिपल है, तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, एक्टस रियस एज वेल एज द मेंस दोनों क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगेन नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन आप देखिए जो इसी पे बता रहा है आपका। हाँ, मेंस रिया से क्या तात्पर्य होता है? मेंस रिया का मतलब दुराशय होता है। क्या होता है? गिल्टी माइंड होता है। मेंस रिया मींस गिल्टी माइंड। ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट द मेंस रिया। कोई भी बात अपराध नहीं है जो मेंस रिया के बिना किया जाए। बोलो, एक्टस नॉन फैसिट रिया मींस मेंस रिया। इसका मतलब किसी भी कार्य को अपराध होने के लिए उसे क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड से किया गया होना चाहिए, दुराशय से किया गया होना चाहिए। तो मेंस रिया का मतलब क्या हो जाएगा, दुराशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुराशय, गिल्टी माइंड हो जाएगा। अब कहता है आपराधिक मनस्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों के मुख्य श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि मेंस रिया कहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के मामलों पे लागू नहीं होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के मामलों में ये लागू नहीं होती है। अच्छा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आपकी जो लायबिलिटी है वहां पे आपके दुराशय, आपके मेंटल एलिमेंट्स को नहीं देखा जाता है। यदि आपके द्वारा क्या कर दिया गया है, आपके द्वारा यदि एक्टस रियस कर दिया गया, फिजिकल एक्ट कर दिया गया, तो लॉ प्रिज्यूम कर लेती है कि आपके अंदर क्या है, मेंस रिया है, और उसी के आधार पर आपको पनिश कर दिया जाता है। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव मेंस रिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैंने बात किया कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मेंस रिया होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? एक्टस रिया से सफिशिएंट है। मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। लॉ क्या प्रिज्यूम कर लेता है कि आपके पास है या नहीं है, फिर भी प्रिज्यूम कर लेता है आपके पास मेंस रिया है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव मेंस रिया। क्या कहते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव मेंस रिया कहा जाता है। लॉ प्रिज्यूम कर लेता है कि आपके पास ये मेंस रिया थी और इसीलिए आपको क्या कर देता है, लायबल बना देता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? सामान्यतः ऐसे मामले जहां पे मेंस रिया का साक्ष्य मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत रख दिया जाता है। मेरी बात समझिए आप लोग, मैंने क्या कहा कि ऐसे ऑफेंसेस जहां पे मेंस रिया के एविडेंस को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे उन्हें कहां रख दिया गया है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में रख दिया गया है। जहां पे ऐसे अपराध जिससे होने वाली इंजरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे मिलने वाला जो पनिशमेंट बहुत कम है, तो ऐसे मामले को कहां रख दिया जाता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत रख दिया जाता है। मेरी बात आप समझ पाए? जैसे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है सोसाइटी के अगेंस्ट है या इकोनॉमिक के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, इससे जो होने वाली इंजरी है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है और उसकी तुलना में जो मिलने वाला पनिशमेंट है वो क्या है, बहुत ही कम है। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे मामलों को कहां रख दिया जाता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत। अब जरा मुझे बताइए, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत यदि आपने कोई ऑफेंस किया है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जाएगा। कहां जाने वाला है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जाने वाला है। रीजन क्या है? अब आप ये बताओ, सरसों के तेल में यदि कोई मिलावटी चीज बेच रहे हो तो पब्लिक एट लार्ज सफर करेगी ना यार। किसी को गोली मारोगे तो एक आदमी को गोली मारोगे ना भाई। यदि आपकी कंपनी ने मिलावटी तेल बेचना शुरू कर दिया तो आपने लाखों लोगों को क्या कर दिया, यदि उसका सर्कुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इतनी ज्यादा इंजरी कॉज कर रहे हैं आप, इतना ज्यादा नुकसान आप समाज को कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा मृत्युदंड से ज्यादा क्या दिया जा सकता है, बोलो। लेकिन आपने एक हत्या किया उसके लिए भी मृत्युदंड है, 1000 लोगों को मारा है उसके लिए भी मृत्युदंड है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो ऐसे मामलों को कहां रख दिया जाता है, कहां पे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। और भी कुछ है, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत। कुछ एग्जांपल देख लो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस है, कौन सा है, बाइगेमी का जो ऑफेंस है वो पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है। ओ सॉरी, कहां पे आता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। कहां पे, किडनैपिंग और अबडक्शन का जो मामला है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका किडनैपिंग का मेनली जो है वो किडनैपिंग का जो मामला है वो किसके अंतर्गत आता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। पब्लिक न्यूसेंस का मामला जो है वो इसके अंतर्गत आता है। बाइगेमी का जो मामला है इसके अंतर्गत आता है। जब आईपीसी 392 की बात करोगे, ऑब्स्सेनिटी के बारे में बात किया गया है, ये 292 और 93 ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पे इंटेंशन की जरूरत नहीं है, यहां पे मेंस रिया की जरूरत नहीं है। यदि आपके द्वारा उस एक्ट को कर दिया गया है तो यू विल बी लायबल फॉर दैट, दैट्स ऑल। बोलो बेटा। तो अब जरा अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो यहां पे क्या कह रहा है, ये मनस्थिति जो है इसके सिद्धांत
किससे संबंधित नहीं है, तो मेरा स्थिति यहां पे लागू नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बोलो बेटा, ये 26 हो गया आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है यहां पे क्या है, आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। O इक्वल टू ए आर प्लस एम आर। याद रखिएगा, ए आर क्या है? कृत्य है, और एम आर क्या है? आशय। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आशय और कार्य। पहला कौन सा हो गया आपका? पहला ऑप्शन आशय और कार्य, यानी मेंस और एक्टस रियस। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? बोलो बेटा। अब आप देखिए, स्टेजेस ऑफ द क्राइम जब आप पढ़ोगे तो स्टेजेस ऑफ द क्राइम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला, सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? इंटेंशन का है। दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा है? प्रिपरेशन का है। तीसरा जो स्टेप है आपका कौन सा है? वो अटेम्प्ट है। और चौथा जो स्टेप है आपका वो कौन सा है? वो आपका कमीशन है। कौन सा है? कमीशन है। यस और नो? ये 4 आपके स्टेप्स है। बोलो बेटा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये स्टेप कौन सा है? फर्स्ट है। यहां पे क्या है? सबसे पहले विचार आएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे? प्रिपरेशन करोगे, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया, और फिर ये क्या है आपका? थर्ड स्टेप। प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट करोगे, और यही बात तो तैयारी में भी होता है ना, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो यही तो कर रहे हो। सबसे पहले आपके मन में विचार आया होगा ना, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है आपको। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का सबसे पहले थॉट्स आया है, और फिर जब थॉट्स आ गया तो उसके लिए आपने एलएलबी ज्वाइन करा, डीएलएलबी आपने ज्वाइन करा, और फिर उसके लिए आपने कोचिंग्स को ज्वाइन करा, मैगजीन्स को खरीदा, पेन को खरीदा, कॉपी को खरीदा, किताब को खरीदा, उसकी तैयारी में जुट गए आप। बोलो भाई, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, उसे कमीशन करने के लिए। जब आपकी तैयारी पूरी हो गई, डिग्री आपकी पूरी हो गई, एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई, तो अब आपने क्या करा? अटेम्प्ट करा। बोलो, अब आप हो सकता है कि पहले ही अटेम्प्ट में कमीशन कर लो, यानी सक्सेस हो जाओ, या आप दूसरे अटेम्प्ट में हो जाओ। तो अब आप क्या लेते हो? अटेम्प्ट लेते हो। अटेम्प्ट यदि सफल हो गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के बैठ जाओगे। यही तो क्रम है आपका। तो पहला, सबसे पहले विचार आएगा, विचार आने के बाद उसकी तैयारी होगी, और तैयारी होने के बाद प्रयास करोगे, और प्रयास करने के बाद क्या होगा? कमीशन हो जाएगा। बोलो बेटा, तो अब जरा यहां पे अपराध के बारे में भी यही बात किया है। पहला क्या हो जाएगा? इंटेंशन। दूसरा क्या हो गया? तैयारी। तीसरा क्या हो गया? प्रेप। और चौथा क्या हो गया? रिजल्ट, कंसिक्वेंस आ गया, परिणाम आ गया आपका। यस और नो? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य क्या होता है? अब ये क्वेश्चन जो है, अब आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या कराता है? प्रोसिक्यूशन क्या चाहता है? प्रोसिक्यूशन चाहता है कि अभियुक्त का कन्विक्शन हो, यानी उसकी सफलता किसमें है? उसकी सफलता ये है कि जब अभियुक्त को वो क्या करवा पाए? दोष सिद्ध करवा पाए। ठीक है ना? ये उसका फेलियर होगा कि अभियुक्त छूट जाए। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? अभियोजन क्या हो जाएगा? सफल अभियोजन, यानी जो आपका सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन क्या होगा? जब अभियुक्त क्या हो जाए? दोष सिद्ध हो जाए। बोलो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? इनक्वेट ऑफेंस की बात कर रहा है। इनक्वेट ऑफेंस को प्रिलिमिनरी ऑफेंस भी कहा जाता है, इनकम्प्लीट ऑफेंस भी कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अपराध के लिए आपके पास कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। बोलो बेटा, पहला कौन सा बताया आपको ऑफेंस के लिए? पहला जो आपको एलिमेंट बताया वो बताया, पहला पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पर्सन, एक्टस रियस होना चाहिए। तीसरा जो एलिमेंट है आपका मेंस रिया होना चाहिए। और चौथा एलिमेंट जो है आपका वो क्या होना चाहिए? इंजरी होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पे इंजरी होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे मामले जहां पे इंजरी एब्सेंट होती है, ऐसे मामले जहां इंजरी एब्सेंट है, वो क्या माने जाएंगे? आपके इनक्वेट ऑफेंस मान लिए जाते हैं। क्या मान लिए जाते हैं? या प्रिलिमिनरी ऑफेंस माने जाते हैं। क्लियर हुआ? अब इसका जो एग्जांपल है, उसका एग्जांपल देखिए जरा, कौन सा है? ये आपका पहला जो है वो है अबेटमेंट। कौन सा है? अबेटमेंट है, अबेटमेंट। दूसरा जो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दूसरा कौन सा है आपका? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और तीसरा जो है अटेम्प्ट है। कौन सा? अटेम्प्ट। बोलो बेटा, ये 3 ऑफेंस ऐसे हैं जहां पे अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और अटेम्प्ट है। इन्हें क्या माना जाता है आपका? इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें इनक्वेट ऑफेंस माना जाता है, प्रिलिमिनरी ऑफेंस माना जाता है। बात समझ पाए? और भी कुछ है, कुछ इलस्ट्रेटिव है आपके। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इंजरी का एलिमेंट एब्सेंट है, इंजरी का एलिमेंट एब्सेंट है। मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूं कि कैसे है। पहला अबेटमेंट दिखा रहा हूं। ए जो है बेटा, ए ने बी को अबेट किया कि वो सी को जान से मार दे। बोलो, ए हैज इंस्टिगेटेड टू बी टू किल द सी। यहां पे बी ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। यहां पे ए ने बी को इंस्टिगेट किया था किसी की हत्या करे, और बी ने क्या कर दिया? हाथ खड़ा कर दिया, नहीं साहब हम ना मार पाएंगे। बोलो, फिर भी यहां पे
अबेटमेंट फॉर द मर्डर के लिए क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे। यहां पे इनको कोई इंजरी हुई है, देयर इज नो एनी इंजरी कॉज्ड बाय द बी टू सी, इन स्पाइट ऑफ दिस ए हेल्ड लाइबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर। यस आर नो? तो यहां पे इंजरी नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन देखिए जरा, मैं आपसे क्या कह रहा था, दूसरा क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब जरा देखिए, ए और बी कंस्पायर करते हैं कि सी को जान से मारना है। बात समझ रहे हैं आप? अभी सिर्फ ये क्या किया है, टू कंस्पायर, टू हैच अ कंस्पिरेसी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, षड्यंत्र किया है जान से मारने के लिए, और उसके परसुएंस में और उसके फॉरवर्डेंस में अभी इनके द्वारा कोई एक्ट नहीं किया गया है, और इस कॉन्स्पिरेसी को डिस्क्लोज कर दिया गया है। इस कॉन्स्पिरेसी को क्या कर दिया गया है, डिस्क्लोज कर दिया गया है। बोलो बेटा। और वहीं पे इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां इनको कोई इंजरी हुई है, नहीं हुई है। ये बम प्लांट करने के लिए सोचते हैं कि मुंबई टर्मिनल पर बम प्लांट कर दिया जाएगा, और उसके पहले ही इसे डिस्क्लोज कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, फिर भी ये क्या हुआ, अपराध हो गया। बात समझ रहे हैं आप? यहां पे क्या हुआ है, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है बेटा। क्या हुआ है, एग्रीमेंट हो गया है। बात समझ रहे हैं आप? एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट आपको पता है, एग्रीमेंट फॉर एन ऑफेंस इन इटसेल्फ एन एक्ट। बात समझ रहे हैं आप? एग्रीमेंट करना अपने आप में कृत्य है। क्या है, एग्रीमेंट करना अपने आप में क्या है, कृत्य है। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है। जरा देखो, ए ने ऑफर किया होगा, तो पहले क्या आया है, ऑफर आया, प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव के बाद क्या आया, जो प्रपोजल है, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस हुआ होगा। बोलो यार, एक्सेप्टेंस हुआ है, तो ये क्या बन गया है, प्रॉमिस। ये क्या हो गया, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज, व्हेन द प्रॉमिस इज एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। ये क्या हो गया, प्रॉमिस, और प्रॉमिस में क्या जुड़ गया, कंसिडरेशन जुड़ गया। अब ये क्या हो गया बेटा, अब ये क्या हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्या हो गया, इसमें कंसिडरेशन जोड़ दो, कंसिडरेशन जुड़ गया, तो अब ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। यार बोलो जल्दी जल्दी, ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां से यहां तक एक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो कहता है कि कंप्रोमाइज करना, एग्रीमेंट करना अपने आप में क्या है, एक कृत्य है। क्या है, एक कृत्य है। तो भले ही, और ये बताओ इंटेंशन है कि नहीं, यहां पे इंटेंशन ऑलरेडी है और कार्य हो ही गया है, तो काम तो हो गया ना, ये अपने आप में अपराध हो गया कि नहीं हो गया, भले इंजरी हो या ना हो। तो दूसरा हो गया एग्जांपल। तीसरा जो है आपका, वो कौन सा है, अटेम्प्ट। ए ने क्या किया हुआ है, बी को गोली मारा हुआ है, गोली बगल से निकल गई यार, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया कि नहीं हो गया। इनको कोई इंजरी हुई, नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं आप, नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी क्या हो गया, ये पनिशेबल हो गया। तीनों बात समझ में आई। तो इनक्वेट ऑफेंस में मैंने आपको क्या बताया, इनक्वेट ऑफेंस में तीन चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज क्या बताया, अबेटमेंट। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, अटेम्प्ट। ये क्या है, आशा है। क्या है, आशा। आशा का मतलब क्या होता है, डिजायर, यही होता है ना। और ये बताओ, डिजायर जो होती है आपकी क्या होती है, पूरी हो पाती है, सारी की सारी डिजायर पूरी नहीं हो पाती है, वो इनकम्प्लीट ही रहती हैं। ठीक है, सारी की सारी इच्छाएं सबकी नहीं पूरी हो पाती हैं, कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के व्यक्ति मरता है। बात समझ रहे हैं आप। तो ये याद रखिएगा, ये इनक्वेट ऑफेंस है आपके। क्या है, इनक्वेट ऑफेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलो, अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। वेरी गुड, बहुत सही, यही है। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, विच इज पनिशेबल बाय द लॉ, यानी लॉ में उसे पनिशेबल बनाया है, इसलिए अपराध क्या है, उसे घोषित कर दिया गया। अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय है, असह्य है, ये टॉलरेबल नहीं है। अरे बड़ी गजब बात है यार। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नैतिक मनोभाव के खिलाफ है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अपराध हो जाए। ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारा खाना है, मैं सारा खाना अपनी मछलियों को खिला देता हूं, आपको नहीं देता हूं। बोलो यार, मोरालिटी का अगेंस्ट है कि नहीं। आदमी मर रहा है और तुम अपनी मछलियों को खिला रहे हो। बोलो, दूध पीने के लिए लोगों के पास नहीं है, आप अपने कुत्तों को पिला रहे हैं। बोलो भाई, तो ये तो यार मोरालिटी के अगेंस्ट काम हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे कथन एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा है, ए और आर दोनों सही है। कौन सा है, ए सही है, आर गलत है। बात समझ में आई। चलो आगे देखो। फिर कहता है नल्लम क्रिमे सिने लगे, नल्ला पोने सिने लगे। ये आपकी पहली डेफिनेशन है जो प्रभाषित करने का प्रयास किया गया क्राइम को। ठीक है, कहता है कि नो क्राइम विदाउट द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं हो सकती, क्राइम नहीं हो सकती है, किसके बिना, किसके बिना नहीं हो सकती है, क्रिमिनल लॉ के बिना। तो क्रिमिनल लॉ कैसा होना चाहिए आपका, क्रिमिनल लॉ कह रहा है दांडिक विधि भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही है आपका।
ठीक है। क्रिमिनल लॉ को हम पीछे से लागू नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ की बात करता है, और सब्सटेंटिव लॉ इसका मतलब आपके राइट्स और लायबिलिटी को फिक्स करता है। क्या करता है? और आपने ये देखा हुआ है ना, आर्टिकल 20 जब पढ़ते हो तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। इसका मतलब कोई भी बात, कोई भी कार्य जिस समय आप कर रहे हो वो बात अपराध नहीं है, तो उसके लिए आपको दंडनीय नहीं बनाया जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ही यही होता है कि जिस समय जिस कार्य को कर रहे हैं वो बात अपराध नहीं थी, और बाद में उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया, तो उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। यही तो है आपका, तो यही है। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार? इसका मतलब यह हो जाएगा कि जिस काम को आपने उस समय किया था वो बात अपराध नहीं थी, और बाद में उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया, इसके लिए तो आप भी लायबल हो जाओगे ना, और आप लॉ अवॉइडिंग पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी में अनार्की क्रिएट होगी। इसीलिए हमारे जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, उन्हें क्या नहीं किया जाता है? उन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जाता। दूसरा, दांडिक विधि का कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। यस, क्यों? क्योंकि आपकी यहां पे राइट्स, लायबिलिटीज, पर्सनल लिबर्टीज, आपके फ्रीडम्स के बारे में बात हो रही है, और ऐसी स्थिति में उसका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं आप? स्टैट्यूट में आपने पढ़ा हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में क्या पढ़ा हुआ है? नाइदर यू कैन ऐड द सिंगल वर्ड नॉर यू कैन डिडक्ट द सिंगल वर्ड्स। आप उसमें कुछ जोड़ और घटा नहीं सकते, जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उसकी व्याख्या करिए। आप बात समझ रहे हैं आप? इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर रूल नहीं फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करिए, जो है भाई वही होगा। दूसरा, विधि में निश्चितता, यानी क्रिमिनल लॉ क्या होना चाहिए? आपका डेफिनिट होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ कैसा होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। यहां पे कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है, विधि की अनभिमान्यता, नॉन एक्सेसिबिलिटी। नहीं भाई, ये एक्सेसिबल होना चाहिए, सारे लोगों के द्वारा ये समझ योग्य होना चाहिए, जो है इंटेलिजिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, नॉन एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। ला की पहुंच हमारे पास तक नहीं हो पाएगी तो हम उस काम को कैसे जान पाएंगे कि ये बात अपराध है कि नहीं? सबकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे विधि की नॉन एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉ की कैसी होनी चाहिए? एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए, आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की कि केवल कृत्य नहीं दोषपूर्ण मना स्थिति को भी विकसित किया गया था। किसके द्वारा? अभी अभी मैंने बताया, कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा विकसित किया गया है। और कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वो आपराधिक मना स्थिति के साथ कारित ना किया गया हो। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपने सिर्फ एक्टर सीरियस कर दिया है तो मेंस होना जरूरी नहीं है। ये किन मामलों में? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के मामलों में, कठोर दायित्व के मामलों में ये लागू होगा। चलिए, फिर कह रहा है कि इस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी मिल्सिया कहां पे नहीं है? मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं होगा मिल्सिया, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कौन है आपका? बाइगेमी। तो द्विविवाह के मामले में ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके पास है या नहीं है उसके लिए आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। और इस पर बड़ी लैंडमार्क केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन से? मिसेस टॉल्सन वर्सेस मिस्टर टॉल्सन, टॉल्सन एंड टॉल्सन पढ़ा है केस, बाइगेमी पर केस है। व्हीट वर्सेस स्टोक्स की केस है, व्हीट वर्सेस स्टोक्स, टॉल्सन वर्सेस टॉल्सन की केस है जो बाइगेमी से रिलेटेड है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? तो अब यहां पे लोक कंटक जो लिखा हुआ है पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा है। पब्लिक न्यूसेंस में आपके इंटेंशन को नहीं देखा जाएगा, मेंसरिया को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मेंसरिया के सिद्धांत को पुनर्जीवन से संबंधित। ये ब्रेंट वर्सेस वुड की केस है आपकी। कौन सी केस है आपकी? ब्रेंट वर्सेस वुड की केस है। इसकी हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको, ब्रेंट वर्सेस वुड की केस को क्यों। क्योंकि इनिशियली जो है मेंसरिया आपके यहां एप्लीकेबल नहीं थी, इनिशियली मेंसरिया को लागू नहीं किया जाता है। आपको पता होगा बहुत रेडिकुलस बातें थी, ठीक है ना, बहुत ही रेडिकुलस। कौन सी बातें हैं? कि वहां पे क्या किया गया था? मुर्गा का ट्रायल किया गया था, पत्थर को जो राजा के पैर में लग गया उसे देश से बाहर निकलवा दिया गया था। इसका मतलब मेंटल एलिमेंट्स नहीं था ऑफेंस को कमिट करने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन बाद में 12वीं और 13वीं शताब्दी तक, यानी 12th और 13th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते मेंसरिया को रिगार्ड किया जाने लगा, रिकॉग्नाइज किया गया। और आपने देखा है कि जब आप आर वर्सेस प्रिंस की केस पढ़ते हो वहां पे मेंसरिया को, ठीक है, कंसीडर किया गया। आर वर्सेस टॉल्सन की केस आप पढ़ते हो वहां पे मेंसरिया को कंसीडर किया गया। बीच का एक ऐसा समय आया कि पहले मेंसरिया नहीं था और फिर मेंसरिया को कंसीडर किया गया, और फिर बीच का ऐसा समय था जहां पे मेंसरिया को फिर से कंसीडर नहीं किया जाने लगा। बात समझ रहे हैं आप?
तो ये ब्रेंट वर्सेस वुड पहली केस है जहां पे फिर से इसको क्या किया गया, मेंसरिया को रिवाइव किया गया, ठीक है, लागू किया गया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पुनर्जीवित किया गया, पुनर्जीवन से संबंधित है। मेरी बातें आपको समझ में आई? मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पहले जो है 12 और 13वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते मेंसरिया का नामो निशान नहीं था, मेंसरिया को कंसीडर ही नहीं किया जाता था। फिर उसके बाद मेंसरिया को कंसीडर किया जाने लगा, बोलो बेटा, और फिर एक समय आया कि मेंसरिया को फिर से क्या कर दिया गया, कंसीडर नहीं किया गया। और ये वो केस है जहां पे फिर से मेंसरिया को क्या किया जाने लगा, कंसीडर किया जाने लगा। यही है रिवाइवल ऑफ द मेंसरिया। ये क्या है आपके ब्रेंट वर्सेस वुड्स कहा जाता है। अब देखो, ये जिस समय से यहां से लेकर के यहां तक जब मेंसरिया को कंसीडर नहीं किया गया, और यहां से लेकर के यहां तक जो है मेंसरिया को कंसीडर किया गया, और यहां से यहां तक लेकर के मेंसरिया को कंसीडर नहीं किया गया, अब फिर से यहां पे मेंसरिया को कंसीडर किया जाने लगा, तो इतने समय तक मेंसरिया पर ग्रहण लग गया था। इसी को कहा जाता है इक्लिप्स ऑफ मेंसरिया। इसको क्या कहा जाता है, इक्लिप्स ऑफ मेंसरिया। तो अभी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताइएगा। बात समझ पाए आप? मैंने आपको क्या बताया, मेंसरिया बताया, मैंने आपको क्या बताया, कंस्ट्रक्टिव मेंसरिया बताया, और मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको इक्लिप्स ऑफ मेंसरिया, जैसे ग्रहण लग जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा हुआ है ना, जहां पे फंडामेंटल राइट का ग्रहण लग जाता है लीगल राइट्स पर, उसी तरीके पे मेंसरिया का ग्रहण लग गया था। बात समझ पाए? केसों में मेंसरिया मेंटल एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता था। तो ये क्या हो गया, इक्लिप्स ऑफ मेंसरिया। बहुत ठीक है, अच्छी बात है, समझिएगा। चलिए, फिर उसके बाद ये आपका ब्रेंट वर्सेस वुड, ठीक है, विंचस्टर नहीं है, ब्रेंट वर्सेस वुड का केस है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दुरासे के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था, जस्टिस कोक के द्वारा। किसके मामले में, जस्टिस कोक, सीजे कोक के द्वारा, ठीक है, बोलो यार। चलिए, अब ये देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक स्टैट्यूट में दुरासे इनहेरेंट माना जाएगा जब तक कि इसे प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। ये सेराज वर्सेस डी रुडजन के केस में बता दिया गया था। किस में बताया गया था, सेराज वर्सेस डी रुडजन के केस में बताया गया था। देखो, मेंसरिया क्या है, कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। कहां का प्रिंसिपल है, यानी लॉ के द्वारा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा पैदा किया गया, और स्टैट्यूट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कहा गया कि ये जो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है, क्या स्टैट्यूट के लॉ में लागू होना चाहिए, इस बात पर डिबेट था, और इसका 2 वर्जन है। बात समझ रहे हैं आप? तो सेराज वर्सेस डी रुडजन में यह कह दिया गया, क्या कहा गया, कि हर स्टैट्यूट में मेंसरिया को इनहेरेंट माना जाएगा जब तक कि उसे एक्सप्रेसली डिनाई ना कर दिया हो उसने। मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब यदि स्टैट्यूट ने कोई लॉ बनाया है, तो हमको आपको क्या मान के चलना है कि मेंसरिया उसमें इनहेरेंट है, जब तक कि वो एक्सप्रेसली उसे बार्ड ना कर दे कि यहां पे मेंसरिया का कोई रोल नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? जैसे मान लीजिए कि एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट में ये बता दिया गया है कि यहां पे मेंसरिया का कोई रोल नहीं है। किसका रोल नहीं है? इसका मतलब उस एक्ट में एक्सप्रेसली डिबार कर दिया गया है कि वहां पे मेंसरिया को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से हर स्टैट्यूट में मेंसरिया को मानेंगे जब तक कि उसे एक्सप्रेसली क्या ना किया गया हो, बार ना किया गया हो, एक्सप्रेसली मना ना किया गया हो। ठीक है, ये सेराज वर्सेस डी रुडजन की केस में बता दिया गया। क्लियर हुआ? फिर कहता है कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए। चलिए, वही वाला बात है। कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा आपका, बोलो भैया। यहां पे कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संविधिक अपराध से संबंधित है? दुराशय से भी संबंधित है, और किससे संबंधित है आपका? अब आप जानते हैं ये आर वर्सेस प्रिंस का जो केस है, आर वर्सेस प्रिंस में मेंसरिया की बात होती है। ठीक है, एनी फिलिप्स एक लड़की थी जो 16 साल, ठीक है ना, और 18 साल से कम उम्र की लड़की को लेके जाना किडनैपिंग माना जाता था उनके यहां। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट द पर्संस, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट द पर्संस, उनके यहां जो एक्ट पास किया गया था, ऑफेंस जी, ठीक है ना, अगेंस्ट द पर्संस एक्ट, उनके यहां का जो एक्ट था, जैसे अपने यहां किडनैपिंग के बारे में बात किया गया था, उसी तरीके से उनके यहां एक एक्ट था। तो जब इंस्टीट्यूट, और वो किसके द्वारा बनाया गया था? पर्सन के द्वारा बनाया गया था। तो यहां पे प्रिंस जो एनी फिलिप्स नाम की जो लड़की को जो उठा के लेके गए थे उसके लॉफुल गार्जियन, तो उनके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा था। क्या लगा था? किडनैपिंग का चार्ज लगा था।
तो इसमें किसको लाया गया था? इंस्टीट्यूट को लाया गया था। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्संस एक्ट जो पास किया गया था उनका, वो और कौन सा? मेंस रिया, दोनों के कॉन्सेप्ट को कहां पे? आर वर्सेस प्रिंस में लागू किया गया था। ठीक है ना। फिर ये आर वर्सेस प्रिंस जो है जस्टिस ब्लैकबर्न है। कौन है भैया? जस्टिस ब्लैकबर्न, ध्यान रखिएगा, आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, चलो अब आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और इसी श्रृंखला में जो है, ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।